आओ जी। तो सबसे पहले सेक्शन ए से शुरू करते हैं, मतलब बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन से। ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स कॉमा लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट इज नोन एज। ठीक है, वेरी गुड। बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को गिवन डेट पर शो करते हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। करंट एसेट्स में कौन सा शो होता है? इन्वेंट्रीज, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये एक सब हेडिंग है करंट एसेट्स के अंदर। उसके बाद थर्ड, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ए कंपनी इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹3 लाख to 4 लाख, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? 3 लाख से 4 लाख बढ़ गया वैल्यू, तो कितने प्रतिशत चेंज आया है? और कैसे निकालेंगे? हाँ, पहले आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे पुरानी वाली वैल्यू से इनटू 100, तो ये आ जाएगा 33.3% अप्रॉक्स। ठीक है। उसके बाद फोर्थ, विच ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल्ड बाय द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो कंपैरेटिव वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता, ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता। अब कंपैरेटिव याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से थे? जिसमें आप कंपैरेटिव पीएनएल बनाते हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हो, है ना। प्रीवियस ईयर का कॉलम होता है, करंट ईयर का कॉलम होता है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। तो वो पूछ रहे हैं इससे क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता। तो जैसे ए में लिखा है इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द आइटम्स ऑफ पीएनएल, तो ये तो होता है। बी में लिखा है शो इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो ये तो नहीं होता, क्योंकि इससे हम कोई ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ का प्रभाव एसेट लाइबिलिटीज़ पर तो नहीं देखते, तो वैसे तो यही नहीं होता। बाकी दोनों अगर आप पढ़ोगे भी। सी में लिखा है चेंज ऑफ डायरेक्शन पता लगता है एसेट और लाइबिलिटी का, ये तो पता लगता है, ये तो होता है ऑब्जेक्टिव। और डी में भी लिखा है इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, ये भी होता है। तो देखो ए में भी चेंज वर्ड लिखा है, सी में भी चेंज वर्ड लिखा है, डी में भी चेंज वर्ड लिखा है ना। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में तो चेंज है ही, तो ये तीनों तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है ना। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है कंपैरेटिव का, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके बाद फिफ्थ, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को कौन सी एक्टिविटी में लोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। तो ये तो आपको शुरू में थ्योरी में ही लिखवाया था, इंटरेस्ट जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। उसके बाद सिक्स्थ, एक्स लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20 लाख रुपए, पेइंग 60% बाय चेक बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड द बैलेंस बाय अ चेक। दिस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन। तो लगाइए दिमाग। तो आपने फर्नीचर खरीदा है 20 लाख का, 60% पैसे आपने इक्विटी शेयर देकर करे और बचे हुए के चेक कैश। वेरी गुड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8 लाख, वेरी गुड, क्योंकि फर्नीचर परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। और आपने 20 लाख में से
12 लाख रुपए तो शेयर्स इशू करके पे करे, तो उसका तो नो इफेक्ट आएगा। और आपने कैश कितना पे करा या चेक से कितना पे करा? सिर्फ 8 लाख। तो बिल्कुल सही आंसर है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8 लाख। ठीक है, ऑनलाइन के चीज़ों का भी सही। उसके बाद 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहचाननी है कि कौन सी हैं, और फिर उस हिसाब से ऑप्शन बताना है। तो बताओ, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड है? बोलो ना, इतना टाइम क्यों? परसों ही तो है बोर्ड्स का एग्जाम, या अभी अगले साल है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलना आपके लिए कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, हाँ, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा का काम है, ये तो हमारा मेन काम है। 3rd, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम रॉयल्टीज़ एंड फीस, हाँ, ये भी हमारा रोज़मर्रा का काम है। शेयर्स इशू करें अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीन, ये नहीं है ना, फाइनेंसिंग, शेयर्स इशू करें आप। तो बेसिकली 2 और 3 हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। तो 7th का हो गया जी डी। ठीक है, उसके बाद 8th, घर का नाम बताना है। लिक्विड रेशो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है, याद रखना है। तो लिक्विड रेशो का घर का नाम है एसिड टेस्ट रेशो। चलो, अब आपकी जान सूखेगी। 9th में लिखा है असर्शन, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, और स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। क्यों? तो बताओ, पहले बैलेंस शीट ऑन ए पर्टिकुलर डेट प्रिपेयर करते हैं, हाँ, और P&L फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड प्रिपेयर करते हैं, हाँ, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों सिर्फ फैक्ट्स हैं, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑनलाइन के कुछ चीज़ों का गलत हो गया, जिन्होंने ए भेजा था, तो ए नहीं है आंसर, बी है। ठीक है। 10th, two broad heads under which balance sheet is prepared are equity and liabilities and assets। यही है मेन हेड। ठीक है, तो ये तो ट्रू। और रीजन कह रहा है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज दैट प्रिस्क्राइब्स टू शो द इक्विटी एंड लाइबिलिटी इन फर्स्ट पार्ट एंड फॉलोड बाय एसेट्स इन सेकेंड पार्ट। तो सही है रीज़न, सही है, क्योंकि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ने ही ये प्रिस्क्राइब करा है, तो रीज़न भी सही है। तो ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन सही है। उसके बाद 11th असर्शन में है इफ ए फर्म हैज़ नो इंटरेस्ट इनकम in 2021 and 10,000 of the interest income in the 2022, the change will be 100%. Or reason, if other income is 20,000 in the year 2021 and nil in the 2022, the change will be minus 100%. तो लगाइए दिमाग। चलो पहले अदर इनकम वाला चेक करते हैं। आओ, ईयर 2021 में कितनी है अदर इनकम? 20,000। और 22 में कितनी हो गई? निल। तो मान लो अदर इनकम प्रीवियस ईयर में है 10,000, 10 ही है ना, और सॉरी 20,000, और करंट ईयर में निल हो गई। तो एक बार निकालना आप पहले
एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा? क्या होता है फॉर्मूला? b माइनस ए, है ना? तो कितना आएगा? माइनस 20,000। और फिर आप निकालो परसेंटेज चेंज, क्या होता है फॉर्मूला? c अपॉन ए इंटू 100। तो कितना आएगा परसेंट? माइनस 100%। तो इसका मतलब जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है वो तो सही है ना? ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब आप ये वाला चेक करो कि इफ़ फर्म हैज़ नो इंटरेस्ट इनकम इन 2021 एंड 10,000 इंटरेस्ट इनकम इन 2022। तो इंटरेस्ट इनकम ऐसे लिख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में मान लो 0 और करंट ईयर में 10,000। तो अब निकालो परसेंटेज, पहले एब्सोल्यूट चेंज बताओ 10,000 और परसेंटेज चेंज बताओ 100। क्यों? c अपॉन ए इंटू 100, तो इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जो उसने ये वाला स्टेटमेंट दिया है, ये क्या दे रखा है? गलत। ठीक है, तो चेंज 100% नहीं है, चेंज कितने परसेंट है? मतलब इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, अच्छा पॉइंट था। तो इसलिए ए तो फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। ठीक है, चलो, तो ये अच्छा पॉइंट था। उसके बाद 12th, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ कंपनी ऑन इन्वेस्टमेंट इन 8% डिवेंचर इज़ ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फॉल्स है ना? ये तो गलत हो गया, क्योंकि कौन सी एक्टिविटी है इंटरेस्ट रिसीव होना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन कॉल्स इन अरियर इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये ट्रू है, क्योंकि कॉल्स इन अरियर पर इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो इसका मतलब फाइनेंसिंग है। तो क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी इसी बीच 2 लाख का सुपर चैट आया है। ठीक है, उसके बाद 13th, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताओ, कैश अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिल रहा है, सर्विसेज से मिल रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रू। और कैश पेड अगेंस्ट द सर्विसेज टेकन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई जैसे ऊपर आपने सर्विसेज दी और पैसे मिले तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नीचे आपने सर्विसेज ली और पैसे पे करे तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो भी तो ऑपरेटिंग है। भाई गुड्स सोल्ड करना, बताओ ऑपरेटिंग है या नहीं? और गुड्स परचेज करना, वो भी ऑपरेटिंग है। तो दोनों ही रोज के काम हैं, तो दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ऑप्शन बी, हाँ। तो दोनों जो है फैक्ट्स हैं लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सिर्फ ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद 14th असर्शन में कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज लिक्विड एसेट। बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस लिक्विड एसेट कंसिडर नहीं करते। ट्रू है ना? नहीं करते, बिल्कुल सही। और रीज़न कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये सही है। तो दोनों चीज़ें सही हैं और रीज़न भी सही है। चलो, तो अब आपकी जान छूट जाएगी। अब नंबर सब्जेक्टिव वाले 1 नंबर के छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओरली सुनाना है। नेम द सब हेडिंग्स अंडर विच शेयर होल्डर फंड विल बी क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट। मतलब सब हेडिंग्स बतानी है अंडर शेयर होल्डर्स फंड, ऐसा समझ लो।
मतलब आपको शेयर होल्डर फंड के नीचे क्या सब हेडिंग्स आती हैं वो बतानी है। हाँ, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस, एक आता है शेयर कैपिटल, और तीसरा बताओ। नहीं, वो तो सेकंड मेन हेड अलग है, इसके अंदर एक सब हेड और आता है। बताओ रिया मैडम। हाँ, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वेरी गुड। तीनों रटने हैं आपको, बैलेंस शीट तो पूरी रटनी है, मतलब तीनों नहीं, फर्रा बना के जुराब में छुपा के ले जाना पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। पूरे सब हेड्स के साथ याद होने चाहिए एक एक, तो लिख लो। तो रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। उसके बाद 16, नेम एनी टू सबलाइन आइटम्स, मतलब वही सब हेडिंग्स, अंडर विच नॉन करंट एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड। मतलब इसमें भी वही है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर की कोई सब हेडिंग्स बताओ दो। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बाकी आप लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस भी लिख सकते हो। उसके बाद 17, वाई डू वी एड बैक डेप्रीसिएशन टू नेट प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी गुड, क्योंकि ये होता है एक नॉन कैश एक्सपेंस। तो याद है ना आपको, कैश फ्लो में हम सबसे पहले ही इसको ऐड करते हैं प्रॉफिट में, तो क्या रीज़न होता है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। फिर 18 है, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अमित लिमिटेड, डिविडेंड पेड वॉज शोन एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय द अकाउंटेंट, वॉज ही करेक्ट। अमित लिमिटेड ने डिविडेंड पे करा तो उसके मुंशी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह शो कर दिया, तो क्या ये सही है? तो बताओ, डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग, है ना। तो इसका मतलब उसके मुंशी ने सही नहीं करा, क्योंकि डिविडेंड पेड हमेशा कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग। और ये भी ध्यान रखना, डिविडेंड पेड अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी भी पे कर रही है तब भी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। तो डिविडेंड पेड एक ऐसा मतलब स्पेशल पॉइंट है जो हर केस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होता है। 19, डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। तो डेट इक्विटी रेशियो है जी 2:1। स्टेट गिविंग रीजन इफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 6 लाख विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट द रेशियो। तो अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो बताओ क्या होगा? और रीज़न, शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा। शेयर होल्डर फंड बढ़ने का मतलब है कि रेशो का क्या बढ़ गया? डिनोमिनेटर, है ना। रेशो में क्या बढ़ गया? डिनोमिनेटर। और कभी भी अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाता है किसी भी रेशो में, फ्रैक्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो रेशो हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20, टोटल डेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड वर 9 लाख। इट क्रिएटेड ए प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। व्हाट अमाउंट ऑफ डेटर विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो कह रहा है, मान लो डेटर है 9 लाख के और 10% प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का, तो आप डेटर्स का क्या अमाउंट लोगे टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? बताओ जी रिया मैडम। नहीं, तो देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट में लिखवाया था। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जब हम निकालते हैं ना, तो फिर हम डेटर्स जो होते हैं बस वही लेते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो दे भी रखा होता है
उससे हम कुछ नहीं करते, है ना, क्योंकि हमें प्रोविज़न से कोई मतलब नहीं होता। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका एक क्वेश्चन करा है हमने, अब याद नहीं होगा आपको, लेकिन चाहे देख लेना घर जाके। उस क्वेश्चन में आपको ट्रेड रिसीवेबल्स भी दे रखे थे और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा होता है। लेकिन हमने जब रेशो निकाला था तो प्रोविज़न का हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में ना हमको बस यही देखना है कि भाई हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं। अब ऐसे तो प्रोविज़न तो एक एंटिसिपेशन होती है, एस्टिमेट होता है। तो मान लो आपको एस्टिमेट 10% हो, 20% हो, 40% हो, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको हम इग्नोर मारते हैं। तो हम डेटर 9 लाख ही लेंगे। तो गुड क्वेश्चन। चलो उसके बाद 21, हाउ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज असेस्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से कैसे अर्निंग कैपेसिटी का पता लगाएंगे। चलो इसी बीच 10 लाख रुपए का एक सुपर चैट आया, वो मिस ही हो गया था, केतन भाई ने भेजा है। ठीक है केतन भाई, मई के लिए, जून के लिए आपका रिकॉर्डिंग का शेड्यूल जो है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, बिल्कुल, बस आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम दो। तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का असेसमेंट करके अर्निंग कैपेसिटी कैसे पता चलेगी। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलो आप एनालाइज करोगे, ये इतना हिंट दे रहा हूँ, जिससे अर्निंग कैपेसिटी पता चले। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो ये रेशियो नहीं पूछ रहा, P&L। हाँ, मतलब आप कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 3 होते हैं, एक बैलेंस शीट, एक P&L और एक कैश फ्लो। तो किसको एनालाइज करके अर्निंग कैपेसिटी पता चलेगी, P&L को, क्योंकि P&L से प्रॉफिट पता चलता है और अर्निंग कैपेसिटी मतलब प्रॉफिट। तो मतलब ये मैंने कीवर्ड दिया, बाकी इसमें आप अपनी लैंग्वेज में यही लिखना कि भाई अर्निंग कैपेसिटी इसलिए पता लगती है क्योंकि हम इसमें P&L का असेसमेंट करते हैं। तो P&L से हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लग जाता है। चलो लास्ट 1 नंबरी, हाउ इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूजफुल टू फाइनेंस मैनेजर। कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को ये एनालिसिस कैसे हेल्प करता है। हाँ, तो इसमें तो आप कुछ भी पेल दो ना, इसमें ना तो मैं बताऊँ ना आप सुनो, तो इसमें अपना जो मन करे लिख देना कि कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी होती है उसमें ये हेल्प कर देते हैं। 1-2 एग्जांपल बता सकते हो अगर मन करे कुछ भी। चलो खैर, ये तो हो गए सिंपल। अब लंबी गहरी सांस ले लो, अब आपको मुश्किल काम करने, मतलब अब देखो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये सब, देखो पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसमें हमको बस 6 मिनट लगाने हैं पढ़ने से लेकर करने तक। तो मैं टाइम लिख देता हूँ पहले ही। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 448 तक, ठीक है, बस पढ़ना भी और सॉल्व भी, सब कुछ उसके अंदर ही है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो, दैट इज़ वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चलो करो, 6 मिनट दे रहा हूँ। 3 पार्ट्स हैं, A, B और C। तो 3 पार्ट्स में आपको बस पढ़ के ये बताना है कि इससे कैश फ्लो में क्या होगा और किस गतिविधि के तहत होगा। बताओ A में क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो ए का आंसर तो है कि आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें 50,000 रुपये का क्या होगा, आउटफ्लो, ठीक है, क्योंकि मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और पैसा आपने सिर्फ 50,000 ही दिया, ठीक है। उसके बाद बी, 2.5 लाख रुपए आपने पे करे शेयर्स खरीदने के लिए और 50,000 डिविडेंड आपको रिसीव हो गया आफ्टर एक्विजिशन। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना,
क्योंकि इन्वेस्ट करा आपने शेयर्स में तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है 2,50,000, और 50,000 डिविडेंड रिसीव हो गया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मतलब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 लाख का आउटफ्लो। ठीक है। और थर्ड है, सोल्ड कर दी आपने अपनी मशीन, 2 लाख की कॉस्ट थी, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्थ था 1,60 का। तो यानी कि उसकी बुक वैल्यू कितनी बच रही होगी, 40,000, और आपने उसको बेच दिया 60,000 में। नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस वो नहीं बताना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो वैसे भी इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, वो तो प्लस माइनस तो ट्रीटमेंट होता है। आप तो ये देखो सोल्ड मशीनरी, आपने तो मशीन बेची है, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। तो आपको आंसर बताना है कि ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो लिखोगे, 60,000 बस। तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है, 60,000 का इनफ्लो हो रहा है। बाकी 20,000 तो प्रॉफिट के हैं, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चले जाएंगे, वो तो एक अलग वो तो एक फॉर्मूला है कैश फ्लो के अंदर। लेकिन एक्टिविटी कौन सी है, मशीन बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको वो आंसर बताना है। चलो जी, उसके बाद 24 तो आपको अपने आप ही करना है, ये तो 6 मिनट का टाइम बस आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो भेजो सभी ऑनलाइन के चीते चीतियाँ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, तब पता चलेगा कौन बच्चा होशियार है। 453 तक। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकालना है। हाँ, तो अब देखो पहले कैसे करना है, मतलब जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ, आइटम चेक कर लेना। आपको नेट प्रॉफिट तो 1 लाख दे ही रखा है, ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग मतलब वर्किंग नोट वाला। फिर डेप्रीसिएशन है, ये भी प्लस कर दोगे हैं। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, ये भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट में ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व जुड़ जाएगा, तो वैसे वो NPBT आ जाता है, लेकिन मैं तो सीधा प्लस माइनस ही कर रहा हूँ। फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये भी ऐड हो जाएगा 7,000। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन माइनस हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अदर इन्फॉर्मेशन में उसने दिया है कि डेटर 6,000 से इंक्रीज़ हो गए, तो इसको क्या करा, माइनस। क्रेडिटर 10,000 से इंक्रीज़ हो गए, प्लस। प्रीपेड एक्सपेंस 200 से इंक्रीज़ हो गया, तो माइनस। बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज़ हो गया 3,000 से, तो प्लस। BP भी डिक्रीज़ हो गया 4,000 से, तो माइनस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी डिक्रीज़ हो गया 2,000 से, तो माइनस। बस, तो इसका आंसर आ जाएगा 154,800। समझ गए, वो तो बस आपको आइटम याद रखना है किसका क्या होता है। ओके, चलो जी, 4 नंबरी सवाल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, 25वां। शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ पंजिम फ्रूट्स एज ऑन 31 मार्च 2017। तो पंजिम फ्रूट्स नाम की कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है आपको 31 मार्च 2017 की। पर्टिकुलर्स दे रखा है, वो तो आप अपने आप बुद्धि लगाओगे। चलो, तो 4 मिनट नंबर का मतलब है 8 मिनट का टाइम, तो आपको सॉल्व करना है 5:02 तक। देखो आपने, उसने 3 बातें दे रखी हैं। हम 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास 50,000 9% डिवेंचर्स हैं, तो ये आप सोचो हेडिंग सब हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी तो हेडिंग हो गई, और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेडिंग हो गई, ठीक है। यही होता है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद 20,000 डिवेंचर्स हैं 8% के, लेकिन उनके बाजू में पढ़ो लिखा है रिडीमेबल ऑन 31 अक्टूबर 2017। इसका मतलब ये है कि इन्हें हमें 31 अक्टूबर 2017 को ही रिडीम करना है। मतलब आज से, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च वाले दिन, उस दिन से अगर देखो
तो 7 महीने बाद, ओनली 7 महीने बाद आपको रिडीम करना है। तो ये जो 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं ये कौन से हेडिंग में आएंगे? हाँ, करंट लायबिलिटी में, और इनकी सब हेडिंग होती है अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि इन्हें आपको कितने महीने बाद ही रीपे करना है? 7 महीने बाद। तो ये तो करंट लायबिलिटी हो गया, है ना, और उसमें सब हेडिंग क्या होती है? अदर करंट लायबिलिटी। और सबसे बढ़िया पॉइंट अगला, 10% पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स भी हमारी लायबिलिटी होता है डिवेंचर की तरह, लेकिन उसमें लिखा है 1/3, 1/3 रीपेबल ड्यूरिंग 17-18, मतलब अगेन वही, इसमें से आपको 1/3 जो है वो तो 1 साल के अंदर अंदर रीपे करना है, विद इन 1 ईयर। तो इसका 1/3 कितना होगा? 5 लाख, है ना। तो इसका जो 1/3 हिस्सा है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही रीपे करना है। तो ये 5 लाख भी क्या माना जाएगा? करंट लायबिलिटी। और जो फिर इसका जो बचा हुआ हिस्सा होगा, भाई 5 लाख तो 1 साल के अंदर रीपे करना है, और जो बचे हुए 10 लाख होंगे, है ना, तो वो कौन सी लायबिलिटी होंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। पहले इतना ओके हो गया, समझ आ गया क्वेश्चन का क्रक्स क्या है? ओके यहाँ तक पहले। और फिर उसने एक चीज़ और दे रखी है कि हमने हाफ ईयर का पब्लिक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं करा, मतलब कि इंटरेस्ट अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, या एक्रूड, कुछ भी कह लो। तो आपने अगर आधे साल का इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं करा पब्लिक डिपॉजिट्स पर, ये है पब्लिक डिपॉजिट्स, निकालना आधे साल का, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो। 15 लाख का 10% कितना हुआ? 1.5 लाख, और 6 महीने का 75,000। वेरी गुड, तो सही था शिवांशु भाई का। तो 75,000 का इसका मतलब इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये क्या होता है? हाँ, तो ये 75,000 जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है, ये भी करंट लायबिलिटी हेडिंग में अदर करंट लायबिलिटी होता है। तो समझ गए क्वेश्चन की कहानी? तो मैं इसका प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, मतलब पूरी बैलेंस शीट बना नहीं रहा, सो दैट थोड़ा सा मतलब आप देख के खुश हो जाओ। तो इसमें बेसिकली आप नोट्स देखना, मेनली वो है आपका फोकस एरिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो 50 लाख रुपए के डिबेंचर आ गए पहले तो, और जो पब्लिक डिपॉजिट्स थे उनका सिर्फ कितना हिस्सा आएगा? 10 लाख। तो ये दोनों तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ गए। ये दोनों किस में आ गए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो हमारी मेन बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 60 लाख रुपए आ गए, ठीक है। और दूसरी हेडिंग करंट लायबिलिटीज़, जिसमें अदर करंट लायबिलिटी में, अब देखो अदर करंट लायबिलिटी ध्यान से, ब्लू कलर वाली, इसमें देखो क्या क्या आ गया। जो 20,000 डिबेंचर हमें 6 महीने बाद रीपे करने थे वो तो आ ही गए, 20 लाख। और ये देखो पब्लिक डिपॉजिट्स के 1/3 हिस्सा 5 लाख, वो भी आ गया, क्योंकि ये भी आपको 1 साल के अंदर अंदर रीपे करना है। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो आपने पे नहीं करा वो भी आ गया 75,000 का। तो इसका मतलब अदर करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 25,75,000। तो समझ गए क्वेश्चन का खेल? ओके, क्लियर हो गया? तो देख लो, दोबारा क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो। तो ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जितनी चीज़ें 1 साल के अंदर अंदर रीपे हो रही हैं तो फिर वो करंट लायबिलिटी हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो जी, उसके बाद 26 सॉरी, तो आपसे ही करवाया जाएगा। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है आपको, ठीक है जी। तो वैसे तो इसमें 2 बोले हैं, कंपैरेटिव भी और कॉमन साइज भी। तो कॉमन साइज तो चलो इजी है, बन ही जाएगा। आप एक ही बना लो, कंपैरेटिव बना लो, ठीक है। तो उसने आपको ये पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ।
कंपैरेटिव 2 साल की देखो नेट सेल्स दे रखी है। नेट सेल्स का मतलब क्या है मैं लिख देता हूँ। नेट सेल्स का क्या मतलब होता है, RFO। फिर आपको COGS दे रखा है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दे रखा है 60% ऑफ सेल। तो कितना आ गया एक तरह से 480, और ये कितना आ गया 60 लाख। तो बताओ इन दोनों से आपको क्या पता चलेगा। लगाओ दिमाग। से पहले क्या पता चलेगा, एक्सपेंस तो नहीं पता चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट, यस। आपको इन दोनों से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। तो पहले वाला कितना आ जाएगा 3,20,000 और दूसरा वाला 4 लाख। अब ये आपको क्यों चाहिए ये भी देखो रिया मैडम। थर्ड में लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस कितने हैं आपके 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है ना। तो एक्सपेंस आपको तभी निकलेंगे ना जब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो 32,000 और 40,000, और फिर जब आप एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो क्या आएगा नेट प्रॉफिट। उस पर टैक्स तो लगा ही लोगे, फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो तो अब बना के देखो, फिर बाकी चेक करूँगा आपकी परसेंटेज कितनी आई, परसेंटेज चेंज। तो सॉल्व करना है आपको वही 5:15 तक कर लो, 8 मिनट का टाइम। ठीक है तो चलो ऑनलाइन के चीतों का तो सही आ गया। तो कितना आ रहा है बताओ शिवांशु भाई। हाँ कॉमन साइज़ भी बनानी थी लेकिन कॉमन साइज़ सिंपल है, वो मैं आपको वैसे ही दिखा दूंगा, वो तो बनी जाएगी। बताओ कितना आ रहा है। और परसेंटेज चलो तो देख लो भाई चीते चीतियों। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिगर्स तो मैंने आपको निकलवाई दी थी, देखो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलवा दिया था, नेट प्रॉफिट आपका आ गया होगा या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया होगा 288 और 360 यही आ रहा है। और उसमें से टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनल फिगर चेक कर लो, यही आ रही है 144 दोनों साल की। कितनी आ रही है एक बार चेक कर लें भाई। 50% टैक्स था और करंट ईयर में 60% टैक्स है। पहले फिगर ओके, पहले फिगर ओके कर देना। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हमने निकाल लिया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये देख लो पहले, ठीक है। बस फिर तो आपको पता ही है फॉर्मूला। एब्सोल्यूट चेंज के लिए तो B माइनस A कर दोगे और परसेंटेज चेंज के लिए C/A इंटू 100। तो सही भेजा था ऑनलाइन के चीतों ने कि सर सारे ही चेंज 25% है एक्सेप्ट ये। चलो ठीक है, तो आज इसमें तो ऑनलाइन के चीते जीत गए। ठीक है, बट समझ आ गया। बाकी कॉमन साइज़ भी बनाना था, वो मैं वैसे दिखा देता हूँ। कॉमन साइज़ तो पता है कैसे बनाते हैं, मतलब एक बार फिर भी वो बता देता हूँ। उसमें हम सारी परसेंटेज किसकी निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ RFO या नेट सेल, है ना। तो इसमें हम हर फिगर को क्या करते हैं, एक बार दिखा देता हूँ। हर फिगर को RFO से डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं। अगर आपको याद हो ऐसे ही सिखाया था, याद है। हर फिगर को किससे डिवाइड करना है आपको, RFO से। तो ये परसेंटेज आ जाएंगी। हर फिगर को RFO से डिवाइड करना है। ऐसे ही करंट ईयर में भी हर फिगर को RFO से डिवाइड करना है इंटू 100। चलो ठीक है जी ऑनलाइन के चीतों। अब दक्ष का फेवरेट चैप्टर 27 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, आप तो सारे ही निकालो, फॉलोइंग रेशियोज।
लिक्विड, जीपी और डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो, जीपी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का वो निकालना है आपको, तीनों का मतलब वो निकालना है। तो ये जानकारी आपको दे रखी है। तो एक बार फॉर्मूले बता दो, ये लो क्वेश्चन तो यहाँ लगा देता हूँ आपके लिए। लिक्विड रेशियो का बताओ फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जीपी रेशियो का जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। और डेट इक्विटी रेशियो का सही, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। चलो ठीक है, ओके जी। ठीक है, तो निकालो। हाँ, तो पार्टनरशिप का रिवीजन आज कर लेना, जिसको करना है। वीडियो आएगी 7:30 बजे। फुल बुक 1 कॉन्सेप्ट कंप्लीट, 4 घंटे। चलो जी। तो लिक्विड रेशियो निकालना है, जीपी रेशियो निकालना है और डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। ये लो सवाल आपकी आंखों के सामने लगा दिए, ठीक है। ये री इन्फॉर्मेशन दोबारा से लिख देता हूँ। एक तो लिक्विड रेशियो निकालना है, एक जीपी रेशियो निकालना है और एक डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, ठीक है। तो फटाफट निकालो, फिर आंसर बताना, सॉल्व करें। आपके पास समय है टिल 5:28 तक का। चलो, तो लिक्विड रेशियो का बताओ क्या आ रहा है आंसर? चलो एक बार फॉर्मूला बताओ। लिक्विड रेशियो के लिए क्या लिया आपने? करंट एसेट है 1 लाख, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिया और हाँ, तो एक तो प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दोगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू माइनस कर दोगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी निकालेंगे? 7000। तो अगर आप करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दोगे तो लिक्विड एसेट आ गए 90,000। बस 90,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 60,000। तो 90/60 कितना आ गया? 3/2। लेकिन इसको प्योर फॉर्म में लिखना है तो 1.5:1, ठीक है। उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो के लिए कर लेते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो के लिए क्या आएगा? अब डेट्स मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटियाँ क्या क्या हैं? डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों नॉन करंट लायबिलिटी हैं। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस। तो नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आ गई 5,50,000 और शेयर होल्डर फंड दोनों मिला के आ गया 11 लाख। तो 5,50,000 बटे 11 लाख कितना आ गया? 0.5:1। तो डेट इक्विटी रेशियो तो ये लो जी आ गया, ठीक है। अब जीपी रेशियो निकालो। जीपी रेशियो के लिए आपको जीपी चाहिए और आरएफओ चाहिए। तो आरएफओ मैं बताऊंगा, जीपी आप बताओगे, ठीक है। तो जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। तो जीपी रेशियो के लिए आपको जीपी चाहिए। तो जीपी निकालने के लिए क्या करा? फार्मूला, हाँ, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप COGS निकाल लो, ठीक है। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज है 3,20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही होता है ना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 प्लस परचेजेस 3,20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 20 और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 7,000। तो कितना आएगा COGS? 343, यही आ रहा है, ठीक है। तो बस फिर आपका जीपी आ जाएगा। जीपी का फॉर्मूला होता है आरएफओ माइनस COGS। तो कितना आ गया जीपी? 57,000, बस। तो जीपी आ गया 57,000। आरएफओ आपको दे रखा है 4 लाख इंटू 100। तो कितने प्रतिशत बन गया जी?
14.25%। ठीक है, तो हमारे ऑनलाइन के चीते ने सही भेजा था 14.25%। तो जीपी रेशियो का आंसर लिख लेना, जीपी रेशियो का आंसर आ जाएगा 14.25। ठीक है, सही है ऑनलाइन के चीतों का। ठीक है, तो धन्यवाद राज भाई 2 लाख के सुपर चैट के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद 28 करते हैं। 28 ओरली कर लेंगे, मतलब ओरली मतलब थोड़ा सा शुरू में सॉल्व करके फिर आगे ओरली हो जाएगा। इसमें कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो 20% है। तो एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला बता दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। और ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक्सपेंस प्लस, हाँ, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। ठीक है, और या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर 20% है तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? 80%, है ना। तो किसी भी एंगल से देख सकते हो। तो खैर अब वो ये कह रहा है कि स्टेट विद गिविंग रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। ठीक है, तो 1 बाय 1 बताना है। ओके, ऑनलाइन के चीज़ तो भेजो जी। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000, तो इससे क्या होगा बताओ। ऑनलाइन के चीज तो कल बड़ा उछल रहे थे ना। अब बताओ, अब आओ मैदान में। तो इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में आपको बताना है क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कि कुछ भी नहीं होगा। चलो, तो इसका आंसर पहले समझो फिर लिखना। जब हम गुड्स परचेज करते हैं हमेशा, तो इससे हमारी परचेज बढ़ जाती है ना, और साथ ही साथ हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाता है। तो परचेज भी बढ़ जाती है और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाता है ना। अच्छा, अब आप इसको ऑब्जर्व करना, COGS के फॉर्मूले को ध्यान से। रटवाने को मैं रटवा भी दूँ आंसर, लेकिन फिर भी समझ लो 2 मिनट लगाकर। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप इन दोनों पे फोकस करना, परचेज पर और क्लोजिंग स्टॉक पर। ठीक है, अब आपने अगर परचेज को 50,000 से बढ़ा दिया तो ये वैल्यू 50,000 से बढ़ जाएगी, है ना। और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी 50,000 से बढ़ गया, तो जो आप ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जो माइनस कर रहे हो वो भी 50,000 से बढ़ जाएगी। तो आप ये ध्यान से अब सोचो कि क्या इससे टोटलिटी पे COGS पे कोई फ़र्क पड़ेगा या COGS की आंसर सेम ही आएगा? सेम ही आएगा, COGS का आंसर सेम ही आएगा। तो जब तक COGS ना चेंज हो ना, तब तक रेशो नहीं बदलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में कहीं ना कहीं COGS तो होता ही है घूम फिर के, ऑपरेटिंग कॉस्ट की तरह मान लो। और डिनोमिनेटर में तो क्या होता है? RFO। भाई डिनोमिनेटर में क्या होता है? RFO। तो RFO तो चेंज होता नहीं है, और COGS उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब इस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर है नो चेंज। इस ट्रांजैक्शन से रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होएगा। उसके बाद दूसरा, परचेज रिटर्न 10,000, और रीज़न हाँ नो चेंज, क्योंकि परचेज भी कम हो रही है और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है। तो अगर सेम वैल्यू से परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों कम हो रहे हैं, तो इससे भी मतलब आप अगर सॉल्व भी करोगे ना रेशियो निकाल कर, तो भी नो चेंज ही आएगा। थर्ड, RFO on sale of stock in trade of 72,000 costing goods
60,000, मतलब आपने 60,000 के गुड्स को 72,000 में बेच दिया है, सेल कर दी है। अब इसका इफेक्ट सोचो, इससे क्या होता है, इससे एक तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा और सेल जो है वो या आरएफओ जो है वो बढ़ रही है। तो बताओ क्या होगा। तो इनके आंसर लिख लेना अब, क्योंकि टाइम कम है तो नहीं तो गहराई से समझते, तो अब तो गहराई के समय गए। लेकिन जब हम सेल करते हैं गुड्स को तो उससे भी कोई चेंज नहीं होता, रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि अभी भी रेशियो 20% ही रहेगा। और आप चेक भी कर सकते हो, 60,000 के गुड्स को आपने 72,000 में बेचा, तो देखो आप कितने परसेंट है, अगर आप निकालो तो 20% ही आएगा। देख लो मुनाफा कितने परसेंट कमाया आपने, 20% कमाया ना। तो गुड्स बेचने पर भी कोई चेंज नहीं होता रेशियो का। उसके बाद फोर्थ है स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आपने स्टॉक विड्रॉ कर लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा और मतलब परचेज कम हो गया, और पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, तो इससे क्या होगा भाई, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा क्योंकि गुड्स विड्रॉ कर लिया आपने एक तरह से। तो इससे भी कोई चेंज नहीं होगा। गुड्स अगर चले भी गए तो इससे हमारे ऑपरेटिंग रेशियो पे कोई चेंज नहीं होगा। तो आप ये थोड़ा सा रट लो चाहें कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होते हैं ना जनरली, वो इन सब चीज़ों से चेंज नहीं होते, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो रेशियो हमारा प्रॉफिट बता रहा है। तो अगर हम गुड्स कम भी बेचें, ज़्यादा भी बेचें, कुछ विड्रॉ भी कर लें, कुछ एडिशनल भी लें, तो उनसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज चेंज नहीं होते। ठीक है ना। तो एक बार देख जाना एग्ज़ाम से पहले। तो ये हालांकि हमने कर रखा है, क्लास में भी क्वेश्चन सेम इस तरह का। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, 29th मतलब 4 नंबरी क्वेश्चन बस, फिर रेशियो का नाटक ख़त्म हो जाएगा। डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो आपको 2 रेशियोज निकालने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलो तो करो। 8 मिनट का टाइम मिलेगा, ऑनलाइन के चीज़ तो सॉल्व करें टिल 5:45 तक कर लो। चलो ठीक है, 2 रेशियोज निकालने हैं। चलो तो पहले ROI निकलवा देता हूँ। ROI का फॉर्मूला याद है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6 लाख और टैक्स रेट दे रखा है 40%। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों से क्या सिखाया था आपको कि क्या करना है। हाँ, सबसे पहले आपको सिखाया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो। उसका फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100% माइनस टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना दे रखा है, 6 लाख, अपॉन टैक्स परसेंट कितना दे रखा है, 40%। तो 6 लाख अपॉन 60% बन गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो 10 लाख आ जाएगा। फिर इसमें आपको क्या जोड़ना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, ये देखो ग्रीन कलर कर देता हूँ, 15% डिबेंचर्स वर ऑफ 20 लाख, और दूसरा दे रखा है 10% बैंक लोन ऑफ 20 लाख। तो आपको डिबेंचर का भी इंटरेस्ट निकालना है, बैंक लोन का भी इंटरेस्ट निकालना है। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 लाख, बैंक लोन का इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 लाख। तो कुल मिलाकर टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5 लाख। तो जब आप इंटरेस्ट ऐड बैक कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो खैर है नहीं, तो वही।
तो ये आपका न्यूमरेटर आ गया जी 15 लाख रुपए, दिस इज न्यूमरेटर। ठीक है, पहले इतना ओके हो गया। अब डिनोमिनेटर में चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? हाँ, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जो जो ब्लू अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब शेयर होल्डर फंड है यहाँ तक। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख प्लस 10 लाख का रिजर्व। तो ये 3 तो हो गए शेयर होल्डर्स फंड, और प्लस क्या करना है? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो डिबेंचर्स भी जोड़ लो और बैंक लोन भी जोड़ लो। तो कितना आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड? क्यों 40 लाख और 80 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। हाँ ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1 करोड़ 80 लाख, 20 लाख सॉरी, 1 करोड़ 20 लाख। तो ये आपका डिनोमिनेटर बन गया। तो 15 लाख अपॉन 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 कर दो तो ROI आ जाएगा 12.5%। सही, तो बिल्कुल सही भेजा था ऑनलाइन के चीतों ने भी। तो ROI आएगा 12.5%। ठीक है रिया? ठीक है, तो इसमें बता देना अगर कोई डाउट लगे तो। और दूसरा निकालना है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। अब उसका फॉर्मूला बताओ, नेट एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो RFO आपको सीधी सीधी ये रही लास्ट में दे रखी है, 3 करोड़ 75 लाख सेल है, माइनस सेल रिटर्न कर दो तो कितना हो गया RFO? 3 करोड़ 60 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल ही ली थी 1 करोड़ 20 लाख, बस। तो कितना आ गया? 3 टाइम्स, नहीं टाइम्स में टर्नओवर रेशो है ना। तो क्लियर हो गया? चलो 30th पे पढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो लिखा है एक सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ पंकज लिमिटेड वाज 28,000। तो ये पहले ही नोट कर लो, अभी नोट कर लो। तो आपको इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर दे रखा है 28,000। ठीक है, तो मतलब ये कि आपका ऑलरेडी आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसने। तो बस अब आपको कौन सी 2 एक्टिविटीज़ और निकालनी है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, बाकी ये बैलेंस शीट दे रखी है ना, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर के फिगर्स हैं, ये वो और नोट्स दे रखे हैं, और यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो पहले आपको सिखाया था ना कि कहाँ से शुरू करना है हमको? एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। बाकी क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एडिशनल इन्फो हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद दे दूंगा। तो जैसे पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो है कि मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 90,000, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 23,000 वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12,000। तो देखो मशीन की बुक वैल्यू आपको 90,000 दे रखी है, ऑलरेडी बुक वैल्यू दे रखी है, जिस पर डेप्रीसिएशन था 23,000 जो आप लगा चुके हो, और आपने इस 90,000 की मशीन को 12,000 के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो बताओ कितने का बेचा? सेल वैल्यू 1,02,000। ठीक है, अब इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? मशीन अकाउंट, है ना, ये वाला। और मशीन की देखो बुक वैल्यू आपको 90 दे रखी है, और उस मशीन पर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्थ जो लगाया है वो 23,000 ये भी दे रखा है। तो क्या आप मशीन की कॉस्ट बता सकते हो? सॉरी 1,13,000। तो हमें मशीन की कॉस्ट भी पता है 1,13,000 जिसको हम बेच रहे हैं। तो अब इसमें मशीन के लिए आपको मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दे रखा है, तो आपको कितने लेजर बनाने हैं वर्किंग नोट में? 2, है ना। चलो तो वो आप बनाओ, ये लो। तो ये रहा एडजस्टमेंट।
मशीन का और एक्यूमुलेटेड डेप का। तो मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनाओ ऑनलाइन के चीतो, और मुझे भेजो आंसर कि मशीन अकाउंट से क्या पता चला या एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट से मतलब क्या पता चला। दोनों अकाउंट बनाओ और आंसर भेजोगी क्या पता चला, देखे ज़रा। तो देखो भाई, मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मैं फिगर लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया मशीन का 6,04,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया 886, ठीक है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 80 और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया 140, ठीक है। पहले इतना लिख लिया। उसके बाद उसने दिया था कि हमने मशीन बेच दी है, तो आपको याद है क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैंक, एक तो सेल वैल्यू 1,02,000 ये लिखा, ठीक है। जो गेन हुआ 12,000 का वो डेबिट में लिखा, ठीक है। फिर एक स्पेशल चीज़ सिखाई थी कि क्या लिखते हैं? बाय एक्यूमुलेटेड डेप, जो क्या हो जाता है? क्रॉस पोस्ट हो जाता है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में। याद है ये नाटक? यही तो सिखाया था ना, क्योंकि इसमें हम दोनों अकाउंट बना रहे हैं बस। तो अब आप मशीन अकाउंट को क्लोज कर लो। तो अब मशीन में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, इसका मतलब वो हमें पता लग जाएगी कि वो क्या है? परचेज है, ये वाली बैलेंसिंग फिगर। तो कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर? 395। और इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप, उस अकाउंट को भी क्लोज कर दो, तो ये वाली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये क्या पता लग जाएगा आपको? डेप्रीसिएशन करंट ईयर का। तो ये कितना आ रहा है? 83। ओके, सही आ रहा है। ठीक है नवीन बाबू, मज़ा आया? ठीक है, क्लियर हो गया? तो समझ आ गई पहली एडजस्टमेंट। बाकी ट्रीटमेंट समझ गए इसके कहाँ करने? सेल को इन्वेस्टिंग में प्लस, गेन को ऑपरेटिंग में माइनस, परचेज को इन्वेस्टिंग में माइनस और डेप्रीसिएशन को ऑपरेटिंग में प्लस। चलो, तो ये मेरे को एडजस्टमेंट डिस्कस करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। अब सेकंड वाली एडजस्टमेंट भी देख लो। 9% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। आपने डिबेंचर्स को 1 अप्रैल 2022 वाले दिन इशू करा है, मतलब ओपनिंग में। तो इससे क्या होगा? इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगा लेंगे? क्लोजिंग। क्योंकि आपने जब साल के पहले दिन डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो इसका मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट अब किस पर कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग वैल्यू पर, 3 लाख पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा डिबेंचर का? 27,000। बाकी इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा? ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। तो क्लियर हो गए पहले एडजस्टमेंट्स? चलो, तो अब इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आपको दे ही रखा है, आंसर कितना था? 28,000। तो आप एक बार इसका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना लो, है ना। वो अब मतलब उससे देख लेना पेपर से, क्योंकि पूरा तो डिस्प्ले हो नहीं सकता। तो आप अपने उससे पेपर से देख लेना और उन दोनों एक्टिविटियों का आंसर और निकालो। 6 मिनट का टाइम दे देता हूँ, तो 6:01 तक निकालने की कोशिश करो। शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई तो वो भी फाइनेंसिंग में प्लस करेंगे, है ना। चलो, तो बताओ ऑनलाइन के चीतो। इन्वेस्टिंग का 293, ओके वेरी गुड।
और फाइनेंसिंग का 473। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ऑनलाइन के चीतों का आप सही है, बिल्कुल सही भाई, बहुत बहुत मुबारक। तो दिखा देते हैं आपको ताकि आप भी खुश हो जाओ। चलो तो चेक कर लेते हैं एक बार, बाकी आंसर आप नोट कर लेना चाहे तो। देखो ऑपरेटिंग का 28,000 तो गिवन ही हो गया है ना। तो इन्वेस्टिंग में बस दो ही चीज़ें थी, एक तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, वो तो हमने देखो वर्किंग नोट से निकाला था, 395 माइनस हो जाएगा। और सेल ऑफ मशीन वो भी दे रखा था 1,02,000, है ना। बस तो इन्वेस्टिंग का तो आपका आंसर कितना आ गया, -293, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस जो शेयर्स इंक्रीज हुए 4 लाख के वो आ गए, डिवेंचर्स इंक्रीज हुए 1 लाख के वो आ गए, इंटरेस्ट मैंने आपको निकलवाया ही था एडजस्टमेंट, वो माइनस हो गया। तो फाइनेंसिंग का आ जाएगा 473। तो देख लो, क्लियर है। बस फिर A + B + C करोगे तो आ जाएगा 2,08,000। उसमें ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस कर दोगे 1,60,000, तो क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा 368, टैली कर जाएगा। PDF डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे, वहाँ पर है ये PDF जी। हाँ रक्षा दीदी, तो इंटरेस्ट हमें अपने आप भी लेना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस पर, अगर मान लो कुछ ना दिया होता तो। क्लियर हो गया वाला। चलो बहुत बढ़िया। तो बस अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 31, फिर छुट्टी, मतलब पूरे आपके 60 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, 60 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा आज का 31। इसमें लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आंसर निकालना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट दे रखी है जी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बाकी नोट्स दे रखे हैं, ये सब तो आप देखोगे। एडजस्टमेंट बस पूछ लेता हूँ, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 6,500, तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, PFT, हाँ ये वाला PFT। चलो तो एक बार बनाना PFT अकाउंट, और फिर जल्दी से आंसर बताओ कि क्या आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स में। सॉल्यूशन वाला PDF कोई नहीं है शिवम भाई, सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं साथ साथ, ठीक है शिवम बाबू। सॉल्यूशन का कोई PDF नहीं है, सॉल्यूशन तो मेरे साथ नोट करो, और नोट नहीं करने तो आंसर नोट करो, ठीक है। ओके, तो हर्षित बाबू ने तो भेज दिया आंसर। ओपनिंग बैलेंस 5500, क्लोजिंग बैलेंस 9,000। हाँ तो टैक्स पेड किधर लिखते हो आप, डेबिट में, है ना, सही, 6,500। और इसको क्या करोगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, बस फिर टोटल कर दो खाते का, तो आपका क्रेडिट में बैलेंस बच जाएगा, जो एक तरह से होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, 10,000। तो इसको आप ऐड कर देते हो वर्किंग नोट में, ठीक है, सही है। ऑनलाइन के चीतों का भी सही है। तो ये तो सिंपल हो गया एडजस्टमेंट। चलो तो अब आप इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करना, मतलब क्वेश्चन आप अपने उससे देख लो PDF से, तो इसमें आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालना है बस। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं निकालना, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालना है। चलो ठीक है जी। तो 6:11 तक सॉल्व करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर भेजो प्यारे बच्चों, बस फिर छुट्टी हो जाएगी आज की, फिर अपना घर चले जाना, मस्ती करना। ओके, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो।
तो डिबेंचर का इंटरेस्ट रक्षा दीदी वहीं पोस्ट करेंगे 2 जगह, ऑपरेटिंग में प्लस और इन्वेस्टिंग में माइनस। ठीक है, तो 45,000 में से डेटर में से 4,000 के बैड डेट पहले आप माइनस कर दो, और प्रोविज़न भी 5,000 है उसमें से भी बैड डेट माइनस कर दो, तो आपके डेटर बच गए 41,000, प्रोविज़न बच गया 1,000। अब उसने बोला कि डेटर 41,000 का है, उसका 10% प्रोविज़न बना दो, वो आ गया 4100, लेकिन 1,000 का तो पहले से बचा हुआ है, तो अब हम सिर्फ 3100 का और बना देंगे। ठीक है जी, तो ये आंसर था नॉट टू बी फाउंड नामक बच्चे का। ठीक है, तो इसको रिपीट में सुनते रहना जब तक समझना है। ऊपर के कर लिया आइटम पोस्ट? चलो ठीक है, यहाँ तक भी कर लो पहले। ओके, तो ऑनलाइन के चीतों ने तो भेज दिया जी, उनके चैट आ गए हैं। चलो तो चेक कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे ऑनलाइन के चीतों का सही भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो मैं आंसर चेक करा रहा हूँ, तब तक सुपर चैट कर दो। 26 लाख रुपए हो गए, कम से कम 30 लाख तो हो जाए। कितना आ रहा है? नहीं, तो देखो जी 74,000 आएगा, सही आंसर है। तो देखो प्रॉफिट तो आपका शुरू में दे ही रखा था 70,000, फिर प्लस हमने प्रोविज़न मेड जो वर्किंग नोट से जोड़ लिया 10,000, बाकी एक डेप्रिसिएशन जोड़ा। हाँ, डेप्रिसिएशन था ना, वो एक्यूमुलेटेड डेप्ट दे रखा था, उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है ना डेप्रिसिएशन। अच्छा, ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं माइनस, इन्वेंट्री कम हो रही है प्लस, और ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है माइनस, बाकी टैक्स पेड तो माइनस लास्ट में। बस, तो छोटा क्वेश्चन था, तो आपका 74,000 जो है वो आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो बाकी घर जाके रिवाइज कर लेना। अब जो भी चैप्टर में कमी या जिस भी तरह के क्वेश्चन में कमी लगे वो इनमें से दोबारा से सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, बाकी फिर कल सुबह मैं एक पेपर दूंगा, ठीक है, मॉक पेपर में भेज दूंगा, उसको सॉल्व करके रख लेना, फिर शाम को हम डिस्कस कर लेंगे उसको पूरे को। हाँ, 3 आवर्स में, है ना। चलो बाय।